हाँ जी, जय श्री राम प्यारे बच्चों। आप सभी लोगों का आज से फिर हम अपने चैनल में स्वागत करते हैं। और चलिए हम लोग अपने सिलेबस की बात करते हैं। देखिए हमारा 7th चैप्टर चल रहा है, मैग्नेटिज्म हमने शुरू किया है और इस चैप्टर को हम काफ़ी आनंद लेते हुए और धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। उसका कारण ये है क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें हमारे दैनिक जीवन की जुड़ी हुई हैं और इस चैप्टर में हम लोगों को मैग्नेटिज्म से संबंधित, चुंबकत्व से संबंधित सभी प्रारंभिक अवधारणाओं का अध्ययन इसमें हमें करना है। जब हमें सभी प्रारंभिक अवधारणाओं का अध्ययन करना है तो हम लोगों को सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से देखना है, हम लोगों को सभी चीज़ों को ध्यान से देखते हुए पढ़ना है। और चलिए बच्चों, जैसा कि मैंने कल आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट किया था, मैं बता दूं कि अब हमारा चैनल आप सभी प्यारे बच्चों के सपोर्ट को देखते हुए एक बार फिर से रीट के कंपटीशन के लिए और एयरफोर्स नेवी के कंपटीशन के लिए ये क्लासें अपनी शुरू कर रहा है। देखो एयरफोर्स नेवी में एयरफोर्स का एग्जाम अभी बाकी है, वो अभी होगा, वो जनवरी में होगा, जो बकाया है लॉकडाउन की वजह से। बाकी नेवी के फॉर्म शुरू हो रहे हैं, तो नेवी के फॉर्म शुरू हो रहे हैं तो नेवी का एग्जाम होना है, इसलिए हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लासें शुरू करेंगे। बस अभी आप लोग इस चैनल से इन क्लासों का मजा लीजिए और जैसे ही हमारी क्लासें शुरू हो जाएंगी तो वो और बच्चों के लिए भी काफ़ी सारी यूजफुल और इम्पोर्टेंट होंगी। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, हर वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। कल मैंने चुंबकत्व से संबंधित बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई, कल तक मैंने आप लोगों को। अब हम लोग एक ऐसे पॉइंट को पढ़ने वाले हैं कि हम लोगों ने बताया था कि जब भी कोई आवेश गति करेगा, जब भी कोई आवेश गति करेगा तो बेटा विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। जब भी कोई आवेश गति करेगा तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। अब मान लीजिए कि इस जगह पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न हैं, तो अब मान लीजिए कि अगर कोई अन्य आवेश आकर, मान लीजिए मैंने कोई परीक्षण आवेश लिया Q0, अगर ये अन्य आवेश Q0 इस विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा, पहले से विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र है और जब ये आवेश इन विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो आप ही बताइए क्या विद्युत क्षेत्र की वजह से इस पर एक विद्युत बल नहीं लगेगा? लगेगा, जिसका फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया गया है Fe बराबर QE। क्या पढ़ाया गया? QE। जब भी कोई आवेश बेटा विद्युत गति करता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं, लेकिन जब कोई अन्य आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में गति करे तो फिर बेटा उस आवेश पर विद्युत क्षेत्र की वजह से एक विद्युत बल लगता है और चुंबकीय क्षेत्र की वजह से भी एक चुंबकीय बल लगेगा, जिसका फॉर्मूला इस चैप्टर के शुरुआत में मैंने आपको QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बताया है। उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया है बेटा? FM बराबर QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। विद्युत क्षेत्र की वजह से ये विद्युत बल लगता है, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से यह चुंबकीय बल लगता है। तो परिणामी बल कितना लगेगा हमें वो ज्ञात करना है। तो अब मैं आप लोगों को वो स्थितियां पढ़ाऊंगा बेटा कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गति करेगा तो कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न होंगे, कौन कौन सी घटनाएं होंगी। तो देखिए अब हम लोग इस बात को आगे लिखते हुए बढ़ते हैं। तो देखिए जब भी कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में v वेग से गति करेगा तो आपके आवेश पर बताइए लगा हुआ विद्युत बल क्या होगा। अब आवेश पर लगा हुआ विद्युत बल होता है बेटा QE। आवेश जब गति करेगा तो विद्युत क्षेत्र में गति करेगा, विद्युत क्षेत्र की वजह से उस पर एक बल लगेगा जिसको विद्युत बल कहेंगे और विद्युत बल का फॉर्मूला होता है Fe बराबर QE। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये कहाँ से आया, तो आपको जब मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाई थी तो E बराबर बोलिए क्या बताया था? F अपॉन Q। तो यहाँ से F बराबर क्या निकलेगा? QE। क्लियर है? तो यहाँ से ये F बराबर QE निकल कर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखूं तो Fe वेक्टर बराबर हो जाएगा QE वेक्टर, क्योंकि आवेश तो अदिश राशि है। तथा आपको पता है जब आवेश गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र की वजह से विद्युत बल लगेगा, तो इसी प्रकार क्या चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इस पर बल नहीं लगेगा? लगेगा। तथा आवेश पर लगा चुंबकीय बल, तो आवेश पर कितना चुंबकीय बल लगेगा? सदिश रूप में FM बराबर QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। आपके आवेश पर दो बल लगे बेटा और वो दोनों बल थे विद्युत बल और चुंबकीय बल। तो आवेश पर लगा परिणामी बल, तो आवेश पर लगा परिणामी
बल। बेटा परिणामी बल कितना लगेगा? परिणामी बल निकालने के लिए आपको विद्युत बल और चुंबकीय बल को जोड़ना पड़ेगा। आप लोग विद्युत बल और चुंबकीय बल को जोड़ दीजिए तो फिर क्या निकलेगा बेटा? एफ वेक्टर बराबर एफ ई का मान है क्यू ई वेक्टर और एफ एम का मान है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ऑल राइट, तो एफ वेक्टर बराबर आप लोगों ने आवेश क्यू को कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बच गया बेटा? ब्रैकेट में ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आपका परिणामी बल बचा बेटा एफ बराबर क्यू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दिक्कत यह है कि इस बल को मैंने विद्युत बल कहा, इसको चुंबकीय बल कहा, तो इस परिणामी बल को मैं क्या कहूंगा? अब इस परिणामी बल को क्या कहा जाएगा? दिक्कत इसी बात की है, तो इसके लिए हमें एक नाम सोचना पड़ेगा। इस बल के लिए हम लोगों को एक नाम सोचना पड़ेगा। तो एक ये जो बल की अवधारणा है, ये बात किसने बताई कि जब आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर विद्युत बल और चुंबकीय बल लगेगा, उनका परिणामी बल ये होगा। ये बात बताई बेटा लॉरेंज नामक वैज्ञानिक ने। किसने? लॉरेंज नामक वैज्ञानिक ने। अब तो आप लोगों को ध्यान में आ गई होगी। तो इस बल को क्या कहेंगे? इस परिणामी बल को बेटा लॉरेंज बल कहते हैं। इस परिणामी बल को क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉरेंज बल। तो अब जो परिणामी बल हमें प्राप्त हुआ है इसका नाम क्या है बेटा? लॉरेंज बल। क्या है? लॉरेंज बल। तो यहां से एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आया है। आप लोगों के 1 नंबर 56 नंबर में से जो पेपर होगा उसमें से 1 नंबर के लिए आपका लॉरेंज बल वाला इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लॉरेंज बल आपको याद रखना पड़ेगा। लॉरेंज बल पूछता है। और चलिए मैं हेडिंग में यहां पर लॉरेंज बल भी डाल देता हूं ताकि आपको हेडिंग से ही ध्यान रहे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग याद रखना बेटा, जब भी कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गति करता है तो उस पर विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों लगते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? लॉरेंज बल। क्या कहते हैं? लॉरेंज बल, जिसका फॉर्मूला है क्यू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब बात करते हैं कि जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उसके केस होंगे बेटा। क्या होंगे? केस। केस पहला, यदि आपका आवेश, पहला केस है बेटा, यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे। यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे। अब आप बताइए, अगर मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र इधर है, आपका चुंबकीय क्षेत्र इधर है ये बी, और आपका बेटा आवेश भी इधर ही जा रहा है क्यू, ठीक है? तो जब आपका आवेश भी इधर जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो बताइए थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जा रहा है तो कोण कितना बना बेटा? 0 डिग्री। अतः इस अवस्था में, कौन सी अवस्था में? जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे तो इस अवस्था में आपके आवेश पर लगा चुंबकीय बल, आवेश पर लगा चुंबकीय बल, तो फिर बेटा F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। क्योंकि चुंबकीय बल को मैंने लिखा है F क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, क्यू वी बी साइन थीटा। जैसे यहां पर मुझे थीटा का रूप लेना हो तो क्यू वी बी साइन थीटा, तो F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा का मान है 0 डिग्री। तो बोलिए साइन 0 का मान 0, तो बल का मान भी क्या हो गया? 0। क्या हो गया? 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करेगा, जब आपका आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करेगा तो उस पर कोई भी चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उस पर लगने वाला चुंबकीय बल हो जाएगा 0। क्लियर है बच्चों? तो आप लोगों को इसे यहाँ से यहाँ तक फटाफट से नोट करना है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जल्दी से यहाँ तक इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले केस की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, आप लोग इस वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हो। अब मैं इसको मिटाकर आगे बढ़ता हूं। याद रखना, अब मैं जो अगला केस आपको कराने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला केस, जो केस सेकंड में आपको अब कराऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत है। साइक्लोट्रॉन एक इंडिपेंडेंट और बहुत अच्छा टॉपिक है जो आगे इससे अगली क्लास में आएगा। साइक्लोट्रॉन बहुत अच्छा टॉपिक है जिसका सिद्धांत इस टॉपिक का
केस सेकंड है। आराम से समझिएगा, गौर से समझिएगा। केस सेकंड, यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में, यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति करे, यदि आपका आवेश चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति करे तो क्या होगा बताइए। तो आप ही बताइए, लंबवत दिशा में गति कर रहा है तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो फिर बताइए चुंबकीय बल कितना लगेगा उस पर। तो चुंबकीय बल लगेगा बेटा F बराबर क्यू वी बी साइन 90। साइन 90 का मान 1। तो बोलिए चुंबकीय बल क्या लग गया क्यू वी बी। क्या लग गया क्यू वी बी। मान लीजिए ये है आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र। क्रॉस क्रॉस इसलिए लगाए बेटा, मैंने माना ये कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। आपका चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे प्रवेश कर रहा है बोर्ड में, ठीक है। जहां पर क्रॉस है वहां से प्रवेश कर रहा है, यानी ऐसे जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र। और आपका आवेश गति कर रहा है बेटा यहां से इधर, आपका आवेश Q। अब आप एक बात सोचिए, जब आपका आवेश चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति करेगा, मान लीजिए आवेश गति कर रहा है इधर, चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है इधर, कितने डिग्री का कोण हो गया 90 डिग्री का लंबवत दिशा में। तो इन दोनों का परिणामी सदिश बेटा ऐसे आएगा, यानी आपका आवेश ना तो ऐसे गति करेगा ना ऐसे गति करेगा, वो ऐसे गति करेगा। आप ऐसे समझ लीजिए, ये आपका आवेश है और ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र आवेश को इधर खींचना चाहेगा, मेरी कोहनी की तरफ आवेश जाना चाहेगा ऊपर। तो ना तो ये ऊपर जा पाएगा और ना ही ये इधर खींच पाएगा। तो फिर ये बेटा ऐसे वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। कैसे पथ पर गति करेगा? वृत्ताकार पथ पर। वृत्ताकार पथ की हर स्थिति में देखिए ऐसे कि 90 डिग्री का ही तो कोण होता है बेटा। बोलिए, वृत्ताकार पथ की हर स्थिति में आपके 90 डिग्री का कोण होता है त्रिज्या में और स्पर्श रेखा में। और त्रिज्या के रूप में आवेश की गति ले ली, स्पर्श रेखा के रूप में चुंबकीय क्षेत्र ले लिया, तो बेटा लंबवत दिशा हो गई। और लंबवत दिशा में पथ कैसा होगा? वृत्ताकार। कैसा होगा? वृत्ताकार। तो आपका आवेश ऐसे गति करते हुए बेटा वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। कैसे पथ पर गति करेगा? वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, जिसकी एक त्रिज्या होगी। जिसकी क्या होगी? एक त्रिज्या। तो याद रखिएगा, अतः जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में, आवेश चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति करता है, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति करता है तो आवेश का पथ बेटा कैसा होगा? वृत्ताकार। आवेश का पथ वृत्ताकार होगा। आवेश का पथ कैसा होगा बेटा? वृत्ताकार। अब वृत्ताकार होगा तो एक बात भी आपको पता है, जब भी कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है, 11वीं क्लास में पढ़ के आए हो, तो उसको वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए एक बल आप जरूरी होता है। जब भी कोई भी कण वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो इस पर एक बल लगता है, जिसके बिना वह वृत्ताकार पथ पर गति नहीं कर सकता, और वो बल होता है बेटा अभिकेंद्रीय बल। कौन होता है? अभिकेंद्रीय बल। तो आपके वृत्ताकार पथ पर गति के लिए, वृत्ताकार पथ पर गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय का मतलब बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसको कहां से मिलेगा? अब इस आवेश को अभिकेंद्रीय बल वहां से मिलेगा जहां से इस पर पहले से एक बल लग रहा है, और पहले से एक बल लग रहा है बेटा चुंबकीय क्षेत्र के कारण। पहले से एक बल किसके कारण लग रहा है? चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो अभिकेंद्रीय बल कहां से मिलेगा? चुंबकीय बल से। कहां से? तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कौन से बल से मिलेगा? चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। तो आप ही बताइए, इसके लिए जो अभिकेंद्रीय बल चाहिए, अभिकेंद्रीय बल वो किसके बराबर होगा बेटा? चुंबकीय बल के बराबर। किसके बराबर? चुंबकीय बल के बराबर। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला है mv² बटे r। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला mv² बटे r।
चुंबकीय बल का फॉर्मूला QVB। आवेश जब बेटा चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति करेगा तो उसको अभिकेंद्रीय बल चाहिए, बिना अभिकेंद्रीय बल के गति नहीं करेगा। और बेटा अभिकेंद्रीय बल किससे मिलेगा? चुंबकीय बल से। तो एक V से एक V कट गया, तो आप ही बताइए MV बराबर QBR। अब आप यहाँ से सबके मान निकालिए, तो इसका जो वृत्ताकार पथ है उस पथ की त्रिज्या, आपका जो आवेश वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है उस पथ की त्रिज्या, तो त्रिज्या है R बराबर बोलिए क्या निकला? MV बटे QB। ये सारे फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि साइक्लोट्रॉन में यही फॉर्मूले जो कि त्यों आने वाले हैं, न्यूमेरिकल में यही फॉर्मूले काम आएंगे। ठीक है, तो आवेश जिस पथ पर गति करेगा उस पथ की त्रिज्या MV बटे QB। वाह, आवेश जिस वेग से गति कर रहा है, आप लोगों ने वो वेग V लिया था, तो उस V का मान QBR अपॉन M, QBR अपॉन M। वाह, आवेश की गतिज ऊर्जा, अब आवेश की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा 1/2 mv²। आवेश कितने ऊर्जा से गति करेगा? 1/2 mv² है, तो v के मान का स्क्वायर करो, तो v का मान है QBR अपॉन M, तो ये हो जाएगा Q² B² R² अपॉन M²। एक m से एक m कट गया, तो फिर बोलिए काइनेटिक एनर्जी क्या निकली? Q² B² R² बटे 2m। जो आवेश इस वृत्ताकार पथ पर गति करेगा उसके लिए बेटा इतनी ऊर्जा होगी उसकी, Q² B² R² अपॉन 2m। सिंपल है। तथा अब आगे बढ़ जाते हैं बेटा, तथा आवर्तकाल, आवर्तकाल कहते हैं उस समय को जितने समय में एक चक्कर पूरा किया जाए। आपका आवेश जितने समय में एक पथ को पूरा करेगा वो समय यानी आवर्तकाल। T बराबर बेटा क्या फॉर्मूला होगा? दूरी बटे वेग। आवर्तकाल तो एक समय है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब उस वृत्ताकार पथ की दूरी कितनी होगी? 2πr, पथ की परिधि के बराबर वृत्ताकार पथ की दूरी 2πr, और चाल क्या है? v। तो v का मान लिख दीजिए, t बराबर 2πr इंटू v का मान है QBR अपॉन M। v नीचे है तो ये उल्टा हो जाएगा m बटे QBR। बेटा क्या कट गया? कुछ कट गया, r से r कट गया, तो आवर्तकाल क्या निकला बेटा? 2πm बटे QB। आवर्तकाल क्या निकला? 2πm बटे QB। और बेटा अगर आप इसकी निकालना चाहो आवृत्ति, क्या निकालना चाहो? आवृत्ति, तो आवृत्ति होती है आवर्तकाल का व्युत्क्रम। तो आवृत्ति का फॉर्मूला क्या निकला? आवर्तकाल के फॉर्मूले का उल्टा कर दो, QB अपॉन 2πm, QB अपॉन 2πm। तो फिर बेटा ये दूसरा केस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता दूं, न्यूमेरिकल आएंगे तो दूसरे केस पर आएंगे। टोटल इसके 3 केस हैं। पहला, जब आप इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करें। दूसरा, जब आप इस चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति करें। और तीसरा, जब वह अज्ञात कोण पर गति करे। तो तीसरा केस हम पढ़ेंगे, उससे पहले दूसरे केस को हमें पढ़ना है। जब आवेश बेटा चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति करता है तो चुंबकीय बल लगता है QBB, उसके कारण वह वृत्ताकार पथ पर गति करता है। तो और बेटा उसके लिए अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल से प्राप्त होता है, जहां से हम लोगों ने पथ की त्रिज्या, आवेश का वेग, गतिज ऊर्जा, आवर्तकाल और आवृत्ति को ज्ञात किया। आवर्तकाल में बेटा आवर्तकाल समय है, समय बराबर दूरी बटे चाल 2πr बटे v, क्योंकि वृत्ताकार पथ की दूरी क्या होगी? उसकी परिधि के बराबर 2πr, और चाल क्या है? v। अब जैसे आपको एक बात बताई गई कि जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति करता है तो उसका जो पथ है वो वृत्ताकार होगा। उसका पथ कैसा होगा बेटा? वृत्ताकार। लेकिन अगर आप मुझे से पूछ लो कि सर आप लोगों ने पहला केस कराया है कि जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे तो उसका पथ कैसा होगा, ठीक है, तो ये मैं लिखाना भूल गया। आप इससे पहले वाले केस में लास्ट में ऐसे लिखोगे बेटा, पहले वाले केस में यानी केस फर्स्ट में जब आप पथ लिखोगे तो आप ही बताइए, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है, बल 0 लग रहा है तो उसका पथ नहीं बदलेगा, और पथ नहीं बदलेगा तो बेटा उसका पथ होगा सरल रेखीय, और इसको बेटा ऋजुरेखीय भी कहते हैं। सरल रेखीय पथ को क्या कहते हैं? ऋजुरेखीय। क्या कहेंगे? ऋजुरेखीय। तो ये पॉइंट आपको पहले केस में लिखने हैं। पहले केस में जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे तो उसका पथ कैसा होगा? सरल रेखीय यानी ऋजुरेखीय। और जब लंबवत दिशा में गति करेगा तो पथ कैसा होगा? वृत्ताकार। क्लियर है? तो आप लोगों ने इसको ढंग से समझा
दिक्कत आती है वीडियो को पीछे ले जाकर दोबारा देख लीजिए, कोई दिक्कत वैसे आएगी नहीं आपको। आप लोग इसको नोट कीजिए। मैं इस केस के न्यूमेरिकल करा देता हूँ, फिर हम लोग केस थर्ड पढ़ेंगे बेटा कल की क्लास में, क्योंकि कल की क्लास में मुझे इन तीनों केसों के बहुत सारे न्यूमेरिकल कराने हैं। कल आप लोगों को तीसरा केस कराएंगे, उनके न्यूमेरिकल कराएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन पे। आराम आराम से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बस आप इसको फटाफट से नोट कीजिए। चलिए मैं फिर न्यूमेरिकल कराऊं। चलिए तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नोट कर लिया है, अच्छी बात, नहीं तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा। पॉज करके वीडियो को रोक के आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब मैं आपको एक आध न्यूमेरिकल करा देता हूं, बाकी मैं न्यूमेरिकल आपको कल ही कराऊंगा, क्योंकि कल हमारे पास खूब सारा समय होगा क्लास में। देखिए एक न्यूमेरिकल का इस पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो एग्जाम्पल करा देता हूं, बाकी कल करेंगे। जैसे देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर है 7.8। क्या कह रहा है एग्जाम्पल? 10 की पावर -5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है 10 की पावर -5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाला, ऊर्जा दे रखी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाला एक आवेश वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण कर रहा है। आवेश की चाल और पथ की त्रिज्या, देखिए बेटा ऊर्जा दे रखी है और आवेश गति कर रहा है तो ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा के रूप में 1/2 mv²। तो v² बराबर बेटा 2e/m, 2e/m। तो v बराबर बोलिए अंडर में 2e/m। आपको क्या करना है, देखिए अंडर में 2, e का मान है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको जूल में बदलोगे 1.6 × 10 की पावर -19। और कौन गति कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। कौन गति कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो फिर बेटा इलेक्ट्रॉन के गति करने में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10 की पावर -31। ठीक है, इसको कैलकुलेट आप कर लेंगे। वाह, आपको निकालनी है पथ की त्रिज्या। पथ की त्रिज्या r बराबर बोलिए क्या फॉर्मूला है? mv/qb। m का मान वही 9.1 × 10 की पावर -31। वेग यहां से निकालोगे, चलिए 9.1 × 10 की पावर -31 बता ही देता हूं बेटा। इसका वेग निकल कर आ रहा है 1.88 × 10 की पावर +6 मीटर पर सेकंड। तो बेटा वेग का मान लिख दीजिए 1.88 × 10 की पावर 6। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10 की पावर -19। चुंबकीय क्षेत्र का मान 10 की पावर -5। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि दिनेश सर कुछ न्यूमेरिकल जब कराते हैं ना बहुत ईजी कराते हैं, लेकिन बहुत जल्दी करा जाते हैं। उसका कारण ये है बेटा, जब आप लोग न्यूमेरिकल को से डरोगे नहीं तो न्यूमेरिकल में क्या होगा, आपको न्यूमेरिकल पढ़ते ही उसका फॉर्मूला याद आ जाएगा। और न्यूमेरिकल बेटा फॉर्मूले पर ही डिपेंडेंट आता है। याद रखिए, कोई भी कंपटीशन हो, एयरफोर्स नेवी हो, रीट वगैरह ये तो एग्जाम में लगे, नीट हो, पीएमटी आपका आईआईटी हो, जेईई एडवांस हो, सब में न्यूमेरिकल ऐसा आएगा जिसमें आपके सोचने की क्षमता का पता चलेगा। आप न्यूमेरिकल में जितना सोच पाएंगे इसने क्या दे रखा है, क्या हमें ज्ञात करना है, अपने आप फॉर्मूला बन जाएगा। और फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकलों में तो केवल फॉर्मूला लगाना है और उत्तर लाना है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv²। तो v² बराबर 2e/m, v का मान अंडर में 2e/m मान रख दिया। और फिर पथ की त्रिज्या के लिए r बराबर mv/qb मान रखा, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज आप लोग इन दोनों केसों को और लॉरेंज बल को ढंग से समझिए, याद करिए। इसका जो तीसरा केस है, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में अज्ञात कोण पर गति करे, क्योंकि अभी मैंने 2 केस कराए हैं। एक जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे कोण 0, एक जब आपका आवेश चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति करे कोण 90 डिग्री। तो देखिए 2 केस आपने पढ़ लिए, दूसरा इंपॉर्टेंट था साइक्लोट्रॉन के लिए, लेकिन तीसरा केस बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इन सबसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसको पढ़े बिना ये टॉपिक पूरा नहीं होता। और जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे तो कल के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। आवेश की गति में इस टॉपिक में अगर आप लोगों ने तीसरा केस नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, समझ गए? तो बस तैयार रहिए कल की क्लास के लिए, और हम लोग कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे अगला केस लेकर। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करिए, रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।